नमस्कार। पॉडकास्ट की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास साथी मौजूद हैं। उनका परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि देश दुनिया में जो पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स के साथ साथ मीडिया और मीडिया के साथ साथ जो गतिविधियां होती हैं और पॉलिटिकल बातें अगर करें तो उनके साथ जो कार्यकर्ता होते हैं, उनकी गतिविधियां, इन सब पर बहुत पैनी निगाह रखने वाले हमारे साथी सर्वेश मिश्रा जी हमारे साथ हैं। सर्वेश जी, आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट में। और सर्वेश जी का परिचय आपको बताऊं कि सर्वेश जी आम आदमी पार्टी के न सिर्फ नेता हैं बल्कि प्रवक्ता भी हैं। उस लिहाज से भी सर्वेश जी को मैं पकड़ के लाया हूं कि आप आइए, बैठें और थोड़ी सी बातचीत करें। इसलिए भी क्योंकि देखिए, बड़े नेताओं से बात हो जाती, बड़े नेताओं में जैसे केजरीवाल जी से बात हो जाती है, चाहे संजय जी से बात हो जाती है, मनीष जी से बात हो जाती है, लेकिन पिछले दिनों आम आदमी पार्टी की जो गतिविधियां रही हैं, गतिविधियों से ज़्यादा उनके ऊपर जो एक कहें तो आफत वाली स्थिति थी, और वैसी स्थिति में कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को बहुत नज़दीक से संभाला है। तो ऐसे चेहरे को भी बाहर आगे लाना चाहिए। इसलिए भी मैं सर्वेश जी को स्पेशली आप साथियों, श्रोता, दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप लोगों के बीच लेके आया हूं। सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं सर्वेश जी इस पॉडकास्ट में, और बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। मैं समझ सकता हूं कि कभी भी दिल्ली में भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, हालांकि आप लोगों ने ही डिमांड भी किया है कि जल्दी चुनाव करवाएं। अब ये कब होता है ये आपसे बेहतर कौन बताएगा, या आप ना भी बताएं तो राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो ज़रूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले अभी महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव कब होगा इसकी चिंता ज़्यादा है, और इस बीच 2 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं। तो चुनाव की बारी दिल्ली की भी आएगी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछला 6-8 महीना खासकर वो काफ़ी कहें तो मुश्किलों भरा था आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन जब भी हमारी आपकी मुलाकात हुई, जब भी आपसे बात हुई, जब भी ऑफ कैमरा अनौपचारिक रूप से जब भी आपसे पूछा मैं कि सब कुछ ठीक तो चल रहा है आपकी पार्टी में, तो आपने बहुत मुस्कुराते हुए यही कहा, नहीं सब कुछ ठीक है। क्या कारण था कि सब कुछ ठीक है? या आपके जैसे उत्साहजनक जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके कारण ये ठीक था? आपके मुंह से ही सुनना चाहता हूँ। बहुत बहुत ही धन्यवाद, शुक्रिया सर बुलाने के लिए। आपने कहा आम आदमी पार्टी की चर्चा कर दी। आम आदमी पार्टी जैसे आज हम एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, मीडिया के दौर में जैसे पॉडकास्ट एक नई चीज़ है, वैसे ही राजनीति में आम आदमी पार्टी एक नई चीज़ है। बहुत आधुनिक प्रयोग है और एक सफल प्रयोग है जिसको लोग मान सकते हैं। और आपने सही कहा कि इस दौर में एक ऐसा दौर था जब इस आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने, हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने, संजय सिंह जी ने सभी लोगों को लड़ना सिखा दिया। और मैं बहुत आभार व्यक्त करूंगा इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, उन मीडिया संस्थानों का जो जिन्होंने इस दौर में झुकना नहीं चुना, जिसमें डीवी लाइव को भी सलाम करूंगा, ऐसे सभी चैनल्स को करूंगा जिन्होंने सरकार और तानाशाही के सामने झुके नहीं और हंसते हंसते सबने किया। तो आम आदमी पार्टी, देखिए राजनीति में तो जब हम आते हैं, जब हम लोग का तो बहुत ही छोटा पॉलिटिकल करियर है, राजनीति में हम लोग एक तरीके से समझिए किसी कंपनी में जैसे इंटर्न बन के जाते हैं, तो हम लोग पॉलिटिकल इंटर्नशिप करने के मोड में आए और अभी भी शायद उसमें सीख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी का सौभाग्य है कि नए दौर के लोगों को, हम जैसे लोगों को राजनीति में लेकर आए। लेकिन ये देखने की बात होगी कि इतने कम समय में हम लोग गली मोहल्ले की तो छोड़िए, देश की लड़ाइयों में भी कैसे लड़े, उन्होंने लड़ना सिखा दिया। तो अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को धन्यवाद। और देश के युवाओं से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप किसी से भी लड़ सकते हो, कैसी भी बुरी परिस्थिति आए, हारना नहीं है, मुस्कुराते हुए लड़ते रहिए, एक दिन परिणाम बहुत बेहतर। ये तो सही आप कह रहे हैं कि मुस्कुराते हुए लड़ते रहिए। वो मुस्कुराते हुए आपको भी लड़ते हुए देखा है इस दौर में, और आपके ऊपर भी आफत आई थी और उसको भी बहुत मुस्कुराकर आपने झेला है। लेकिन थोड़ा सा समझना चाहूँगा, बहुत सही आप कह रहे हैं, युवाओं की पार्टी है ये। मैं देख रहा हूँ जब भी आपके दफ्तर में, कार्यालय में आने का मौका मिला तो युवाओं की टीम दिखाई देती है, जबकि दूसरी पार्टियों के दफ्तर में जाता हूँ तो वहाँ की टीम और वहाँ का जो एज ग्रुप होता है वो कुछ और होता है। या ये भी कहें कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, ये आपसे समझना चाहूँगा मैं, क्योंकि पॉलिटिक्स को मैं
कवर करता रहा हूं, लेकिन चूंकि आप पॉलिटिक्स में सक्रिय हैं इसलिए भी आपसे समझना चाहूँगा, एक युवा होने के नाते क्या ये मिलता है, ये अवसर जो आप लोगों को मिल रहा है, ये अवसर दूसरे दलों को क्यों नहीं मिल पाता और आपके यहाँ क्यों मिल रहा है? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि एक 12-15 साल पुरानी पार्टी है इसलिए, या इसलिए सब युवा हैं, या ये कहें कि आप लोगों ने एक नया प्रयोग किया है जो शुरुआत में आप कह रहे हैं कि नया प्रयोग, थोड़ा इसको और डिस्क्राइब कीजिए, थोड़ा और बताइए कि आम आदमी पार्टी के नेता भी कहते हैं कि इंडिया का सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल स्टार्टअप है आम आदमी पार्टी। स्टार्टअप, हाँ, पॉलिटिकल स्टार्टअप, जिसमें हमने क्या क्या देखिए, डॉक्टर लोहिया कहते थे, गांधी जी कहते थे कि राजनीति में युवाओं का, अच्छे लोगों का आना ज़रूरी है। बीच का एक ऐसा दौर आ गया था कि जब राजनीति में, और हम लोगों को भी, मतलब समाज में सामान्य तौर पे, अब सुन लो राजनीति कर रहे हो क्या, ये अपने आप में एक गाली भरी लाइन है, मतलब नेगेटिव लाइन के तौर पे आ गई। आम आदमी पार्टी ने इस नैरेटिव को चेंज करने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि देखिए, अगर देश को बदलना है तो आप राजनीति करने के लिए आइए, अगर आप कुछ चेंज चाहते हैं तो राजनीति करने के लिए आइए। फिर हम आंदोलन से निकले, राजनीति में आए। और दूसरी बात है, जैसे मान लीजिए आप, डॉक्टर लोहिया भी क्या कहते थे, वो कहते थे कि आप अवसर दो, योग्यता अपने आप पैदा हो जाएगी। तो आम आदमी पार्टी भी यही कह रही है, हम लोगों को अवसर दे रहे हैं, योग्यता तो इस देश में बहुत ज़्यादा है, इस देश के लोग ही इस देश को चला रहे हैं। किसी व्यक्ति को अगर एक गलतफहमी हो कि वो देश चला रहा है तो वो अपनी गलतफहमी दूर कर ले। इस देश के लोग अच्छे हैं, बहुत ही स्किल्ड हैं, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन हैं, वही इस देश को चला रहे हैं। इस देश के मूल ढांचे को वही उन्हीं लोगों ने खड़ा किया हुआ। आपने देखा होगा कोरोना में जब करोड़ों लोगों में भुखमरी आ गई थी, चीज़ें हालात ख़राब थी, अचानक से पूरा देश बंद हो गया था, तो लोगों ने घर घर जाके बिना जाति धर्म रंग भेद देखे हुए एक एक लोगों को खाना खिलाना, रहने की जगह देना, सब कुछ शुरू कर दिया था। तो ये देश बहुत ताकतवर देश है और आम आदमी पार्टी इस ताकत को समझती है। उसने युवाओं को मौका दिया। जब मैं इस पार्टी में आया तो एक तरीके से ऑफिस लीगली में माइनर था जब इस पार्टी के साथ तो आम आदमी पार्टी ने वो मौका दिया। और आज भी इस देश में आप समझ रहे हैं कि समर्स में, विंटर्स में और वैकेशंस में इंटर्नशिप के लिए लोग अप्लाई करते हैं। अलग अलग नेताओं के पास वो बड़ी संख्या में इंटर्न्स आते हैं कि हमें इंटर्नशिप में सीएम साहब के साथ काम करना है, मनीष सिसोदिया जी के साथ काम करना है, संजय सिंह जी के साथ काम करना है। और सबसे बड़ी बात है, मैं नज़दीकी तौर से सांसद संजय सिंह जी के साथ काम करता हूँ। हर बार ढेर सारे लोग पार्लियामेंट और सेशन के टाइम पे इंटर्न्स अप्लाई करते हैं कि हमें इंटर्नशिप करनी है, हमें कुछ सीखना है, और उनसे बाकायदा हम लोग ओरिएंटेशन कराते हैं, क्वेश्चन आंसर कराते हैं। मुझे पार्लियामेंट में अभी एक दौर याद है, सांसद जी एक धरने में बैठे हुए थे जब उनको पिछली बार 11 महीने के लिए सस्पेंड किया गया। तो 12वीं क्लास का बच्चा आके संसद भवन के अंदर एक जामुन का पेड़ है, उसके नीचे ही सामान्यतः तो धरने बैठते हैं। जब भी वहीं गद्दा बिछा के जब कोई बात होगी धरने बैठते हैं, रात को भी। तो वो 12वीं क्लास का बच्चा आके उनके साथ चेयर पे बैठ के बाकायदा 4 सवाल करके गया उनसे, और सब सवाल अच्छे थे। तो मैं जब जब उस सीन को सोचता हूँ, जब वो दृश्य मेरी नज़रों में आता है, तो मैं कहता हूँ देश का नेता ऐसा ही होना चाहिए। बिल्कुल, कि जिससे एक 12वीं क्लास का पढ़ने वाला लड़का है, उससे कहे मुझे आपके बारे में सवाल करना है, तो वो बैठा चेयर पे, उसने सवाल किया। और वो पार्लियामेंट विजिट पे आए थे लड़के जो विजिट करने आते हैं। तो देश के नेताओं में जो सहजता है, उनकी जो पहुंच है, ये सब चीज़ें खो गई हैं जी। देश के नेता सिर्फ एक वर्ग के लिए समर्पित हो गया, चाहे वो आप कह दें वोट वर्ग हो या उस तरीके से हो, मतलब वो एक व्यवहार में उस तरीके से। आम आदमी पार्टी के नेताओं में विभिन्नता है, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग व्यवहार हैं। आप मनीष सिसोदिया सर के स्वभाव को देखिए, अलग हैं। केजरीवाल सर के स्वभाव एकदम ऐसे, और संजय सिंह सर का एकदम ऐसा। सब मेन कॉज पे रहते हैं कि यहाँ एक देश में बड़े परिवर्तन की बात है, उसके लिए करना है। हम लोग भी इसमें शामिल हैं और देश के लोगों से भी अपील करना चाहता हूँ कि आपको भी जो भी पार्टी समझ में आए, जो भी नेता समझ में आए, आप उससे मिलिए, सवाल करिए, बात करिए और राजनीति में अपनी भागीदारी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए। वही युवाओं की बात मैं कर रहा था। जैसे आप युवा हैं और आप बता रहे हैं कि जब आप आम आदमी पार्टी के से जुड़े तब तो माइनर थे, और अभी युवाओं को, जैसे आप ये भी कह रहे हैं आपकी पॉलिटिक्स का मतलब, पहले गाली होती थी कि पॉलिटिक्स कर रहे हो, कहते ही थे हाँ। क्या पॉलिटिक्स कर रहे हो, ज़्यादा पॉलिटिक्स मत करो जो बातें होती थी। लेकिन अब युवा अगर आकर्षित हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉलिटिक्स की तरफ, तो
कारण क्या हो सकता है? इसलिए ये सवाल, और अभी आप ये कह भी रहे हैं कि कई जो हैं इंटर्न कर रहे हैं, इंटर्न्स आ रहे हैं जो अलग अलग लोगों के साथ में, अलग चाहे वो सांसद हैं, नेता हैं, इनके साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये अट्रैक्शन क्यों आया, कैसे आया, ज़रा आपसे समझूं, क्योंकि आप भी कैसे आप आए इसमें। बेहतर होगा कि आप अपने अनुभव से ही बताइए कि कैसे आप जुड़े, कैसे आपको लगा, क्योंकि आप दिल्ली के रहने वाले हैं नहीं, रहने लगे, आप तो यूपी के हैं, और यूपी से दिल्ली का सफ़र, फिर इस शायद आंदोलन से जुड़े होंगे जैसा मुझे लगता है, क्योंकि तो थोड़ा सा इस सफ़र को बताइए। देखिए, राजनीति जो मध्यम क्लास के लोग हैं, हम लोग हों जो मध्यम वर्ग परिवारों से आते हैं, जब हम राजनीति को देखते हैं तो कई बार सिर्फ इतना ही हमें समझ में आता है कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, ये प्रदर्शन, इसमें लाठी खाई, इस पे FIR हो गया, ये जेल चला गया। लेकिन राजनीति इन सब के इतर भी बहुत कुछ बड़ा है। जैसे मैं शुरुआत में आया तो मुझे भी शुरुआत में लगता था इन सब चीज़ों से थोड़ी चिढ़ होती, बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। आंदोलन, धरने, प्रदर्शन, विरोध, पुलिस की लाठियाँ बहुत ही ज़रूरी, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप एकदम नहीं नकार सकते। लेकिन राजनीति में ये ज़रूरी है कि हाँ, यहाँ तक पहुँचने और वहाँ की तैयारी के लिए हो सकता है कि और चीज़ें भी आप और प्लेटफॉर्म से भी आना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी को प्लेटफॉर्म देती है। अगर आप कहेंगे कि हमें इलेक्टोरल प्रोसेस में आना है, आम आदमी पार्टी आपको चुनाव की प्रक्रियाओं को कैसे बेहतर बनाए, कैसे लोगों को जागरूकता, वोटिंग अवेयरनेस वगैरह में शामिल करें, उसके लिए भी मौका देते हैं। अगर आप स्कूलों के साथ काम करना चाहते हैं तो आप हमारी स्कूल की टीम से जुड़ सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य के लिए काम करना चाहते हैं तो उसमें भी जुड़ सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में युवाओं की ज़रूरतों को समझा, युवाओं के का जो मेंटल कम्फर्ट है उसको समझा कि वो लोग क्या पसंद कर सकते हैं, और उनके हिसाब से हमने माहौल दिया। और सबसे ज़्यादा आप ये भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी में मतलब लड़के और लड़कियां समान भागीदारी के साथ आपको दिखेंगे, ताकि उनको एक सुरक्षित माहौल देना होता है। जो बच्चा स्कूल से कोई भी अगर ग्रेजुएशन करके आएगा तो आपको एक उसको अगर वो 1 साल दे रहा है, 6 महीने दे रहा है, तो उसमें उसकी रिज्यूम में लिखने के साथ साथ उसके स्किल में भी और ग्रोथ होनी चाहिए, और वो ग्रो आम आदमी पार्टी में करेगा। तो आम आदमी पार्टी ऐसे फेलोशिप स्कीम्स लेकर आई। आम आदमी पार्टी ने इस देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया। हम आंदोलन के समय से ही हमने सोशल मीडिया का सदुपयोग करना सिखाया कि कैसे ही कम संसाधनों में एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जा सकता है, कैसे ही कम संसाधनों में संचार की एक बहुत बड़ी व्यवस्था को डील किया जा सकता है। ये आम आदमी पार्टी ने सिखाया। और देखिए, लोग कहते हैं कि देखिए, अरविंद केजरीवाल, जब सभी पार्टियों के दांव खत्म हो जाते हैं तो वहाँ से अरविंद केजरीवाल जी का दांव शुरू हो जाता है। तो वो उनके पास संसाधन है नहीं, इस आम आदमी पार्टी के पास वैसे संसाधन है नहीं। तो हम वो जिस तरीके से हमारे नेता जब इसी कम संसाधनों में दिमाग लगाते हैं, तो जो आने वाली हम पीछे की उनसे लोग हैं, हम लोग भी उनको फॉलो करके आगे बढ़ते रहते हैं, और उस तरीके से नए प्रकार से और क्या क्या कर सकते हैं उसको लेकर आते हैं। आपको एक और छोटा सा उदाहरण बताऊंगा, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पे लेकर है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में, सामान्यतः पूरे देश के स्कूलों में प्रिंसिपल का एक काम होता है ये देखना कि बिल्डिंग बनी कि नहीं, बाथरूम बना कि नहीं, गेट ठीक है कि नहीं, और सब काम। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में मनीष सिसोदिया जी ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया। सभी शिक्षकों के साथ एक उन्होंने वेल क्वालिफाइड पर्सन लगाया, और वो रिटायर्ड आर्मी का पर्सन या बहुत अच्छे अनुभव के पर्सन, और उनकी एक तनख्वाह फिक्स की कि जो जितने इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव इस तरीके के काम होंगे उसमें प्रिंसिपल को असिस्ट करेंगे, और इससे प्रिंसिपल का समय बचेगा, उनकी ऊर्जा बचेगी, और वो जो प्रिंसिपल होंगे वो प्रिंसिपल उस काम को एकेडमिक्स और उनके इम्प्रूवमेंट में लगा सकेंगे। पूरे दिल्ली के स्कूलों में ये प्रयोग किया, बहुत सफल प्रयोग है। एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ऐसा है जिसने शैक्षिक व्यवस्था में ढेर सारे बड़े परिवर्तन किए। तो ये आम आदमी पार्टी है जो एक पार्टी के रूप में भी नए प्रयोग करती है, प्रशासन के रूप में जब वो आती है तभी भी नए प्रयोग करती है, जब दूसरे राज्यों में वो जाती है तो भी नए प्रयोग करती है। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक तरीका बताया कि आम आदमी पार्टी ने कैसे व्यवस्थाओं को भी बदला। मतलब अपने अंदर की व्यवस्थाओं में नए नए हम सुधार करते ही रहते हैं, जब हम शासन में आते हैं तो वहाँ भी हम सुधार करते हैं। लेकिन आप कैसे जुड़े, कैसे आया? देखिए, अब उसमें लखनऊ में मैं रहता था। लखनऊ से जब आंदोलन शुरू हुआ तब आंदोलन से जुड़ा हुआ। उस समय हम लोग सामान्यतः यूपी बिहार के लड़के जो मध्यम वर्गीय परिवार के होते हैं, जिनका कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड हो, सब लोग सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे होते हैं। वही एक बड़ा है, कोई हम लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि प्राइवेट डॉक्टर या ये सब बन जाए, तो सरकारी नौकरी एक बेहतर विकल्प होता है।
तो उनके लिए आगे बढ़ रहे थे। आंदोलन आया, आंदोलन ने फिर एक बहुत लंबा एक 20-25 दिन की ट्रिप रही, जिसमें मैं सांसद संजय सिंह जी से, मनीष सिसोदिया जी से मिला। संजय भैया लखनऊ सुल्तानपुर के रहने वाले हैं और वो एक मतलब गजब के ही शानदार स्वभाव के आदमी है, जो लोग उनको जानते हैं। मतलब हर एक आदमी से, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चा हो, किसी भी वर्ग से आता हो, सबसे अलग लगाव रखने वाले। मतलब वो आंदोलन भी करेंगे, वो गाने भी गा लेंगे, वो डफली भी बजा लेंगे, वो साथ में 5 किलोमीटर पैदल चलना होगा तो भी चल लेंगे। तो एक जो हम लोगों का परिवेश था उसमें एक बहुत अच्छे एक ऐसे इंसान मिल गए जिन्होंने आगे अच्छा लीड कर लिया। नहीं तो हम लोग तो एक्सीडेंटल पॉलिटिक्स में आए हुए लोग हैं, वरना राजनीति से दूर दूर का कोई लेना देना नहीं। फिर वहाँ के बाद दिल्ली में चुनाव होते रहे, आते जाते रहे। फिर बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन करने में दिल्ली आया, तभी भी संजय भैया से वो जो लगाव है वो रहा। फिर आगे हम लोग स्विच कर गया और ढेर सारे इस देश में युवाओं ने अपनी सरकारी नौकरियों को छोड़ा, प्राइवेट नौकरियों को छोड़ा और आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया। बहुत से लोग जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे आज इस पार्टी में अच्छे रिप्रेजेंटेटिव है, जनप्रतिनिधि हैं। इस आम आदमी पार्टी ने इस 10 सालों में ही एक इतना बड़ा इस लिखित दस्तावेज दिया है कि जिसके प्रयोगों से इस देश की राजनीति में किस तरीके से क्या सुधार किए जाएं और कैसे सफल होंगे वो लिखा जा सकता है। और उनमें आज सबसे बड़ी बात क्या है, मैं तो कहता हूं कि हमारे नेता आपकी पहुंच में हैं। आप लोगों को जब भी राजनीति ज्वाइन करनी हो, राजनीति में आना हो, आप इन लोगों से समय लीजिए, इनसे मिलिए और पूछिए कि आप भी राजनीति ज्वाइन कर सकते हैं, आप राजनीति में क्या करें, क्या सोच रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग राजनीति में आए। युवाओं की बात हम कर रहे हैं और इसीलिए आप तो अपील भी कर रहे हैं युवाओं से और ख़ासकर ऐसे लोगों से जो राजनीति में आना चाहते हैं। मतलब राजनीति अब वो बात नहीं रह गई जिसमें कहा जाता था कि अच्छा राजनीति मत करो, है ना। अब राजनीति करो, अब ये बात है कि राजनीति करो और सही है। थोड़ा सा मैं अब और आपका जो काम है उस पर आना चाहता हूँ। पार्टी में आपकी एक प्रमुख भूमिका है और भूमिका ये है कि आप प्रवक्ता भी हैं, पार्टी के विचारों को, पार्टी के संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं हर माध्यम से। उसमें मीडिया सबसे बड़ा माध्यम है। मीडिया के साथ के अनुभव को ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा, आपके ज़रिए समझना चाहूँगा, क्योंकि मीडिया का रोल जो है आज की तारीख में पहले भी बढ़ा रहा है, आज भी बढ़ा है, लेकिन उस पहले और आज में फ़र्क अच्छी तरह से आप जानते हैं। फ़र्क ये हो गया है कि मीडिया की विश्वसनीयता घट गई है, कम हो गई है। और ऐसे में क्या आप लोगों को भी चुनौतियां फेस करनी पड़ती हैं? निश्चित तौर पे ढेर सारी चुनौतियां रहीं और आम आदमी पार्टी को बहुत ढेर सारी चुनौतियां रहीं। जिस तरीके से एक फर्जी घोटाले में पूरे पार्टी को, हमारे नेता को बदनाम करने की कोशिश की गई, जब उसकी रिपोर्टिंग को देखते हैं हम लोग तो ढेर सारे ऐसे अचंभित करने वाली चीज़ें दिखती हैं। और उस समय जो रवैया देखते थे, जब पूरे इस देश में माहौल था कि 400 के पार के साथ इस पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक सरकार बनने जा रही है, जो उस समय रवैया देखा जाता था वो उस समय अलग ही था। और आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि कई बार अरविंद केजरीवाल जी को, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए, इस पार्टी को बदनाम करने के लिए संगठित तरीके से लोग लगाए जाते हैं। वो तो आप ऊपर वाले का आशीर्वाद कहिए और यहाँ के हमारे नेताओं की सच्चाई की जो ताकत है, कि लड़ने की जो ताकत है, कि वो सब कुछ से बाहर निकल के आते हैं। इस तथाकथित फर्जी शराब घोटाले में एक भी कोई ऐसा दिन नहीं हुआ जब लगातार बदनाम करने की कोशिश ना की जाती होगी। मैं खुद इस मामले में आरोपी हूँ। कई बार टीवी की मैं भी रिपोर्टिंग देखता हूँ, मुझे भी कई लोग हजारों करोड़ का आदमी बनाते थे। मतलब कई ऐसी चीज़ें दिखती थी जिनका कोई आधार नहीं, इस तरीके से दिखाई जा रही हैं। मतलब ऐसा लगता था कि प्रॉपर एजेंडा के तहत हैं। मतलब आप सीधे तौर पे देख सकते हैं कि जो मीडिया का काम था सच्चाई को बाहर लेकर आना, एक अच्छे मजबूत लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की तरह खड़ा होना, वहाँ पर वो लोग नहीं खड़े हुए। और सबको पता है कि जो गुजरात का जो मॉडल है, गुजरात का मॉडल यही था कि चौथे स्तंभ को ही आप अपने साथ मिला लो, तो उसके साथ मिला के ही चलते रहो। लेकिन इस देश की खूबसूरती को समझना पड़ेगा, इस देश के लोकतंत्र की ताकत जो है उसको समझना पड़ेगा कि इस लोकतंत्र की ताकत में ज़रूरी नहीं है कि आपका गुजरात मॉडल पूरे इस देश का मॉडल हो जाए। और गुजरात मॉडल की फर्जी पोल दोस्त ने खोली थी, आज 10 साल में उनके मॉडल की पोल भी खोल दे रहे हैं। आज पूरे देश में लोगों ने देख लिया कि अरविंद केजरीवाल जी उनके सामने झुके नहीं तो जेल में चले गए, और जिन्होंने उनसे हाथ मिला लिया वो तुरंत उनके साथ माला पहन रहे हैं।
कल विधानसभा में हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया और इनके लोगों की लिस्ट गिनाई है। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे ये लोग हैं जिन्हें मोदी जी कहते थे भ्रष्टाचारी हैं, और कैसे ही उनके साथ फिर गलबहियां करते हुए पकड़े जाते हैं। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी मजबूत और ऐसे नेता हैं जिन्होंने कभी भी समझौता सरकार से नहीं किया। उन्होंने कहा हम झुकेंगे नहीं, लड़ते रहेंगे। पूरे देश में तमाम ये लोग फर्जी खबरें फैलाते रहते हैं, मीडिया ही करती है। अब हमारे सांसद संजय सिंह जी को जब ईडी के मामले में जमानत मिली तो एक बड़ी खबर फैल गई कि सांसद संजय सिंह जी बीजेपी से मिल चुके हैं। तमाम लोग, हम लोगों के मोबाइल पे मैसेज आने लगे ना। मैं तो इंटरव्यू में उनसे पूछा था ये सवाल। आप सोचिए, वो तो अच्छी बात है कि जब उनका पहला भाषण उन्होंने लोगों ने सुना, जब उन्होंने निकलते ही जेल से उन्होंने भाषण जो दिया तो आधे लोगों की बोलती बंद हो गई। तो उस भाषण में भी उन्होंने इसका जिक्र किया था। हाँ, उस भाषण में भी लोग उन्होंने जिक्र किया इस बात का। तो और निश्चित तौर पे आज मीडिया का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जो बड़े बड़े कॉरपोरेट ग्रुप्स हैं, जो भी मीडिया के बड़े चैनल्स हैं, वो देश में कुछ लोगों के हैं। अब आप उस देश के उस दौर में आप समझिए, हम उस दौर में हैं जब एक पत्रकार को खरीदने के लिए एक पूरा चैनल खरीद लिया जाता है। तो उस दौर में आप मीडिया को कैसे नहीं कहेंगे, मतलब क्यों नहीं सवाल उठाएंगे। और फिर आप तो एक अच्छी बात कही कि हर जगह समस्या से ही समाधान निकल जाता है। डीबी लाइव जैसे इतने बड़े चैनल्स इस देश में खड़े हो गए, इतने डिजिटल के चैनल्स खड़े हो गए कि सरकार की आंखों की किरकिरी वो भी बनने लगे। आज देखिएगा इन चैनल्स पे भी आज नहीं तो कल सरकार किस तरीके आप नज़र डालनी शुरू ही कर दिए, फिर करेगी। तो मीडिया का वो जो रोल रहा है वो सबको वो साफ साफ दिखा। और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुआ? गांव का वो व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति, जो गूगल और इंटरनेट को सच मानने वाला व्यक्ति है। पहले क्या कहते थे, मैं आपको तो गांव की एक लाइन है कहावत, देखो गूगल पे दिख रहा है सच होगा, और करोड़ों कहने वाले मिलेंगे। अब धीरे धीरे उन सब चीजों में लोगों के परिवर्तन हुआ, लेकिन जो अशिक्षा है, जो लोगों को कम जानकारी है, उन पे भ्रामक जानकारी और मिथ्या और गलत जानकारियां देकर इस सरकार ने बहुत फायदे उठाए हैं। आप अभी कह रहे थे कि सोशल मीडिया का काफ़ी फ़ायदा या कहें तो उपयोग, सदुपयोग आप लोगों ने किया शुरुआती दौर से, और अभी भी कर रहे हैं। जितना आम आदमी पार्टी मैं देखता हूं, आपके जो यूट्यूब चैनल हैं, आपका जो एक्स पे या ट्विटर पे आपका जो हैंडल है या इंस्टाग्राम है, काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं आप लोग, और युवाओं की टीम है ही। इसका कितना बेनिफिट मिलता है राजनीति में, खासकर मैं जानना चाहूँगा। दिल्ली जैसी जगह में तो चलिए ठीक है कि दिल्ली के काफ़ी लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर यही राजनीति आपको गुजरात में जैसे कर रहे हैं आप, यही राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, वहाँ भी बेनिफिट मिलता है क्या? सोशल मीडिया कितना बेनिफिशियल है, सीधा सवाल करूँ तो कितना बेनिफिशियल है पॉलिटिक्स में? देखिए, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का आज एक बेहतर ज़रिया बन चुका है और सस्ता भी है और पहुँच ज़्यादा लोगों तक है। तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया एक बड़ा ज़रिया है जिनका प्रयोग हो रहा है। दुरुपयोग सदुपयोग दोनों हो रहे हैं। बड़े स्तर पे अलग अलग एल्गोरिथम के गेम भी खेले जा रहे हैं जो बहुत बड़े स्तर पे हैं। सरकारों ने अलग अलग लेवल पे उसमें कब्जे किए हैं, वो सब भी एक अलग चर्चाएं हैं। लेकिन अगर आप एक सीधे तौर पे देखें, सोशल मीडिया का फ़ायदा हमने भी उठाया है काफ़ी। सोशल मीडिया के नए प्रयोग भी करते रहते हैं हम लोग, और आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे ढेर सारे कार्यकर्ता हैं जो आज भी, जैसे मैंने कहा ना कि ये पार्टी प्रयोगों की और नए दौर की पार्टी, तो हम कहते हैं आप 1 घंटे दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, हमारी सोशल मीडिया टीम में जुड़ के दीजिए, आप इस तरीके से दीजिए। तो लोग सोशल मीडिया पे काफ़ी समय देते हैं। लेकिन मैंने कहा कि इस देश में अशिक्षा है बहुत ज़्यादा, लोगों को जानकारी सही, तो उनमें भ्रामक जानकारियाँ, नफरती जानकारियाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी अगर प्लान्ड वे में जो चला रहे हैं, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी जो राजनीतिक पार्टी है उसका दिन भर का काम जब झूठ और भ्रामक जानकारियां फैलाने होगा, तो वैसे दौर में सोशल मीडिया का दुरुपयोग होने का भी खतरा बढ़ रहा है, जो कि हो भी रहा है। आज इस देश में आप सर्वे करवा लीजिए, हिंदू मुस्लिम को बांटने की, नफरत की, राजनीति की जितना कंटेंट आया होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आया होगा, और अगर उनका भी आप ट्रेल चेक करेंगे तो उनका एक ही संगठन मिलेगा आपका जिसने पूरी जानकारी फैलाई होगी। तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि सोशल मीडिया का प्रयोग हम तो अपने राजनीतिक सूचनाओं के लिए कर रहे हैं, सूचना का आदान प्रदान करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं। आप उस कम्युनिकेशन का व्हाट्सएप चैनल का यूज़ क्या कर रहे हो? इस देश की जो बुनियाद, हिंदुस्तान की जो बुनियाद, मोहब्बत की बुनियाद है, उसको ख़राब करने पे, उसकी
जड़ों में नफरत का पानी देने पे कर रहे हो। तो ये दूसरा पक्ष भी इसका देखना पड़ेगा। हाँ, दूसरा पक्ष तो है, लेकिन भरोसा कैसे करे आदमी? जैसे इसलिए मैं कह रहा हूँ भरोसा कि आपने जो खबर दी, आपने सोशल मीडिया के ज़रिए जो मैसेज दिया, पैगाम दिया, उस पर भरोसा कैसे हो? दूसरे ने जो दिया उस पर भरोसा कैसे हो? क्या कुछ इस टाइप का वर्कशॉप या कुछ इस ढंग से आप लोग करते हैं जिससे लोगों को एक सोशल मीडिया के उपयोग, सदुपयोग या वहाँ कहाँ दुरुपयोग हो रहा है? इसलिए ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आप जिक्र कर रहे थे, लगातार नफरत फैलाने की कोशिश उसके ज़रिए होती रही, एक बड़े उसमें होती रही है। वैसे में ये भी एक फ़र्ज़ बनता है, खासकर आप जैसे एक्टिव सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को, नेताओं को भी, उस लिहाज से भी मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोगों ने इस पर सोचा कि इस यूनिवर्सिटी को, फर्जी यूनिवर्सिटी को कैसे ध्वस्त किया जाए? नहीं, जो हमारे चैनल में अगर कोई ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन लगती है तो हम लोग तुरंत उसको फैक्ट चेक करके अपने प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। ढेर सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो फैक्ट चेक का काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। और सही बात है कि आज ढेर सारे आईटी एक्ट में भी ऐसी धाराएं हो गई हैं कि ऐसी फॉल्स एक्ट पे आप उन पे कार्रवाई करते हैं और अलग अलग इंडिविजुअल लोग और संस्थाएं भी उनके लिए काम कर रही हैं। लेकिन अभी भी निश्चित तौर पे ये जानिए कि अभी भी संख्या बहुत ज़्यादा है भ्रामक जानकारियाँ, भ्रामक तथ्यों को फैलाए जाने की। और मैंने आपसे कहा ही कि जब इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी संख्या सदस्यता का दावा करने वाले संस्थान जब दिन भर झूठ फैलाने का काम करेंगे तो क्या होगा? और वो झूठ कोई साधारण लोगों के बारे में नहीं फैलाते हैं, वो झूठ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में फैलाते हैं। तो जो महात्मा गांधी के बारे में झूठ फैला सकते हैं, उनको अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बारे में झूठ फैलाने में क्या दिक्कत है? बिल्कुल, उनका तो काम होगा, उनका पसंदीदा काम होगा। वो अभी भी महात्मा गांधी जी के बारे में इस तरीके से के तथ्य रख देंगे कि शर्मसार हो जाएंगे, आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। और उन व्हाट्सएप की जानकारियों को उनके बड़े बड़े प्रवक्ता टीवी पे बोलते हुए भी मिलेंगे आपको। नेहरू जी के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में इस तरीके की आपको शर्मसार कर देने वाली जानकारियां मिलेंगी और उन सब की फैक्ट्री एक ही होगी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस फैक्ट्री मिलेगी सबको जाके आपको। तो आपको माल का सप्लाई जो है वहीं से है, एक जगह से सप्लाई, पूरा माल वहीं सप्लाई लेंगे और उन्हीं का माल लेके जब उनकी एक नेता सांसद भी बन जाएंगी तो फिर बाद में रिवर्स गियर ले लेते हैं कि नहीं हमारी नहीं है। तो वैसे भी लोग करते हैं। ये बताइए सर्वेश जी, अब तो सीएम साहब बदल गए हैं, अब आतिशी सीएम हो गई हैं और कार्यकर्ता प्रवक्ता होने के नाते इसका फ़र्क कुछ दिखाई देता है क्या जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं? क्योंकि बहुत जल्दी चुनाव है और आम आदमी पार्टी के संयोजक, आम आदमी पार्टी के मुखिया के और आम आदमी पार्टी और दिल्ली के सीएम का चेहरा अगर कोई बात नाम लिया जाए तो अरविंद केजरीवाल का नाम सामने आता है। बाकी सब कुछ है, सिर्फ सीएम पद उन्होंने छोड़ा और उन्होंने भी कहा है कि मैं जनता के बीच जाऊंगा। लेकिन अब उसका धरातल पर लोगों के बीच कैसी प्रतिक्रिया है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कुर्सी छोड़ी ही इसीलिए है क्योंकि दिल्ली की जनता उनको कुर्सी पे बैठाएगी और उन्होंने कहा है कि दिल्ली की जनता अगर चाहेगी तो मैं कुर्सी पे बैठूंगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, जनता के साथ विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये दिल्ली की जनता उनको भारी बहुमत के साथ उस कुर्सी पे बैठाएगी। और हमारी अभी की वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी जी ने भी यही कहा कि अभी का जो ये दौर है, हमारी सिर्फ लड़ाई है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के इस प्रोपेगेंडे को हरा के दिल्ली की जनता खुद उन्हें कहेगी कि मेरा मुख्यमंत्री ईमानदार है और मैं उन्हें कुर्सी पे बैठा रहा हूं, तो दिल्ली की जनता उनको कुर्सी पे बैठाएगी। और ये लोग कहते थे, ये क्या कहते थे बाद में, ये इस्तीफा नहीं देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिखा दिया कि देखो मैं इस्तीफे को कुछ नहीं समझता हूँ, मैं इस्तीफा दे सकता हूं। और एक बार दिया, दोबारा दिया, उन्होंने कहा कि जब जब मेरे पे कोई उंगली उठाएगा मैं दूंगा और जनता के बीच जाऊंगा, जनता चुन के आएगी, मुझे चुनेगी, फिर मैं साबित करके दिखाऊंगा। अरविंद केजरीवाल जी ने भी 49 दिनों में इस्तीफा दिया था, दिल्ली की जनता ने उनको 70 में से 67 सीटें दिया और उस 67 सीट्स के साथ उनको गद्दी पे बिठाया। इस देश के इतिहास में आज तक इतना बड़ा मैंडेट किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। अरविंद केजरीवाल जी जब आए थे उन्होंने सीधा कहा कि अगर मैं जेल में रहते इस्तीफा दे देता
तो भारतीय जनता पार्टी की वो प्लानिंग सक्सेसफुल हो जाती, जिसमें ये सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करते, गिरफ्तार करके उनकी पार्टियों को तोड़ते और वहां पे अपनी सरकार बनाते। अब उन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि तुम लोग किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करके फर्जी केस में गिरफ्तार करेंगे, गिरफ्तार हो जाओ और जेल में बैठ के जाके सरकार चलाओ। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या कहीं ऐसा कानून में लिखा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चल सकता है? क्या कहीं कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री जेल से सरकार नहीं चलाएगा? और इस देश ने देखा नहीं, इस देश के एक बड़े उद्योगपति जेल से अपना ऑफिस चलाते थे, कोर्ट ने परमिशन दिया था उनको। तो एक मुख्यमंत्री जिसे जनता ने चुना है, आप उस मुख्यमंत्री को फर्जी केस बता देता हूं, सुब्रत राय। आप क्योंकि हमारे दर्शक थोड़ा सोचेंगे किन का नाम ले रहे हैं, नहीं तो आप निश्चित तौर पे देखिए ना इस तरीके से कि दिल्ली की एक जनता ने किसी व्यक्ति को चुना, आपने एक फर्जी मामले में करके उनको आपने जेल में डाल दिया। अब उस मामले में, जिस मामले में सजा ही 3 साल से शुरू होती है, मैक्सिमम सजा 7 साल की होती है, 3 साल शुरू होती है, वैसे में 2-2 साल तक आप बिना जांच के, मतलब ट्रायल बिना शुरू किए जेल में रख रहे हैं। तो इस ट्रेंड के हिसाब से तो आप इस देश की सभी पार्टियों को जेल में रख सकते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया है, दूसरे मुख्यमंत्रियों जी का भी, सिद्धारमैया जी पे भी केस चल रहा है फर्जी मामले में, और भारतीय जनता पार्टी उन पे दबाव बना रही है इस्तीफा देने के लिए। अब उनके पास अरविंद केजरीवाल जी ने जो एक तय कर प्रेसिडेंट सेट कर दिया है, अब उनके पास एक है कि देखिए कोई बात नहीं है, तुम अगर जेल में भी डालोगे, जेल से सरकार चलाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी वाले उनसे इस्तीफा मजबूती से नहीं मांगेंगे, क्योंकि इनका तो काम है सब जगह सरकारें तोड़ना। किस किस तरीके से इन्होंने कांग्रेस के ही कहाँ सरकारें तोड़ दी। क्या गोवा याद नहीं है? क्या उत्तराखंड याद नहीं है? क्या महाराष्ट्र याद नहीं है? कौन भूल गया इन सब बातों? मध्य प्रदेश। तो आप इन सब बातों को देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने इनको बता दिया है, और जेल से वो निकल कर आए, उन्होंने इस्तीफा दिया और कहा आओ अब चुनाव लड़के फिर जीत के आऊंगा, गद्दी बैठूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी सत्ता के मुंह में नहीं है, साफ साफ साबित हो गया। वो इस देश के लिए काम करना चाहते हैं, इस राजनीति को बदलने के लिए काम करना चाहते हैं, और वो नरेंद्र मोदी जी को साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि आपकी तानाशाही से, आपके इस अन्यायपूर्ण व्यवहार से हम डरने वाले नहीं हैं। और आम आदमी पार्टी के जितने भी मेरे जैसे कार्यकर्ता हैं, उनमें हौसला पैदा करते हैं अरविंद केजरीवाल जी। आम आदमी पार्टी एक हौसला पैदा करती है कि जब भी कोई ऐसा अन्याय आपके साथ हो तो आप लड़ने के लिए तैयार रहिए, लड़िए, आपको जीत मिलेगी। अभी पिछले दिनों जब मनीष जी जेल में थे, संजय जी जेल में थे, अरविंद जी जेल चले गए, तो ये खबर भी खूब चली कि आम आदमी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, छोटे मोटे लेवल पे आपने देखा ही कैसे हमारे एक मंत्री ज्वाइन किए, विधायक ज्वाइन कराए गए जी, पार्षदों को तोड़ा। भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है तोड़ना, चाहे वो देश को तोड़ेगी, चाहे वो किसी पार्टी को तोड़ेगी। जोड़ना उस पार्टी के व्यवहार में है ही नहीं है। अगर आज भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी को जेल में उठा के डाल दीजिए, वो पार्टी अपने आप को ही तोड़ देगी बीजेपी। तो उन सब लोगों में कुछ ऐसा है, उनका काम है। उन लोगों ने कोशिश है कि उन्होंने सोचा कि हम बड़े नेताओं को जेल में डाल देंगे, ये पार्टी टूट जाएगी। आम आदमी पार्टी नहीं टूटी। उन लोगों ने पूरी जनता में भ्रामक प्रचार किए कि आम आदमी पार्टी टूट गई, खत्म हो गई, कोई कुछ नहीं है। इस देश के इतिहास में ऐसा हुआ, पहले कभी राजनीतिक पार्टियां पीएमएलए के केस में अक्यूज्ड नहीं बनाई जाती थी। आम आदमी पार्टी इस देश की पहली ऐसी पार्टी हुई जिसको पीएमएलए के केस में अक्यूज बना दिया गया। पार्टी को ही, बिल्कुल पार्टी को ही अक्यूज बना दिया गया कि पार्टी ने मनी लॉन्ड्रिंग करी है, व्यक्ति तो छोड़ दीजिए। तो इस तरीके के काम भी इन्होंने किए। और इस देश के लोकतंत्र में जब काले अध्यायों में भारतीय जनता पार्टी के काले कारनामों में याद किया जाएगा तो ये उनका कारनामा याद रहेगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि ऐसा नहीं है कि आज आप वहाँ हैं तो कल कोई और होगा, और आप सोचिए कि जब आप वहाँ नहीं होंगे तो आपका क्या होगा। बिल्कुल, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा उनको भी। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब ज़रा चलते चलते कुछ पर्सनल भी आपसे जानना चाहता हूँ। कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, चुनाव लड़ने की इच्छा तो होगी ही। सबको चुनाव लड़ने की इच्छा होनी चाहिए। इस देश के भी इस पार्टी में भी जितने लोग नए हैं, सबको मैं कहूँगा कि आप चुनाव लड़िए और राजनीति में आइए। राजनीति में निश्चित तौर पे चुनाव लड़ना भी उतना ज़रूरी है, नहीं लड़ना भी, और दूसरी जिम्मेदारियाँ भी
उतनी ही ज़रूरी हैं, तो सबके तरफ रहना सर्वेश जी चाहिए। क्या चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं? वो तो पार्टी पे डिपेंड करता है, पार्टी की फैसले लेगी अपने। क्या राजनीति में कोई आया है तो से अब राजनीति में आना और चुनाव लड़ना कोई ऐसी कोई एकदम ही सामान्य सी बात है। सामान्य सी बात है। चुनाव की कितनी तैयारियां हैं अभी आम आदमी पार्टी के लिहाज से मैं पूछूं तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि नवंबर में महाराष्ट्र तो के बस साथ ये चुनाव ये करवाइए। अपने आप में ही जवाब आपने दे दिया कि जब हमने ये कह दिया कि नवंबर में चुनाव करा के दिखा दो तो हमारी तैयारी कितनी है। सीधे तौर पे हम तैयार हैं। आप अगर आज चुनाव कराना चाहते हैं तो आज करा दीजिए। आम आदमी पार्टी इस हौसले के साथ, अरविंद केजरीवाल जी ने देखिए हौसले के साथ बोल दिया कि देखिए इस्तीफा भी दे रहा हूँ और कह रहा हूँ चुनाव भी करा के दिखा लो। ये होती है और जनता चुनेगी और फिर से चुन के आऊँगा, मुख्यमंत्री बनूंगा। तो बस ये अपने आप में जवाब है कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने, मैंने कहा, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो भी डेमोक्रेटिक एथॉस हमारे इस देश का है, संविधान में जो दिया गया है उसको तोड़ने की, ख़त्म करने की कोई ऐसी कोशिश ना हो जो उन्होंने किया नहीं। इस सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला दिया, उस फैसले में उन्होंने कहा कि चुनी हुई सरकार को ही ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए। लेकिन उस फैसले के 10 दिन भी नहीं हुए और संविधान एक उसके खिलाफ में बिल लाके उस अधिकार को खत्म कर दिया गया। आप सोचिए कि आप इस ऑफिस के मालिक तो हैं पर आप अपने कर्मचारी नहीं रह सकते हैं। आप अपने साथ काम करने वाले लोग ने, अब उनको ये नहीं बता सकते हैं कि तुम करो क्या नहीं करो। मतलब स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में भी आप चपरासी से लेकर एक सेक्रेटरी तक, IAS अधिकारी तक, आप ना ट्रांसफ़र कर सकते हो, ना रिक्रूटमेंट कर सकते हो, ना पोस्टिंग कर सकते हो। हर तरीके से काम को रोकने की साजिश हुई इस देश में। जब आज़ादी मिली, जब संविधान आया तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हमारा क्या हक था कि जनता चुने हुए जो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होंगे वो शासन करेंगे, व्यवस्था लागू हुई। उस व्यवस्था के ऊपर सीधा ये वार है। आज भी चुने हुए व्यक्तियों को आप अधिकार नहीं दे रहे हो। कल दिल्ली में MCD का चुनाव होने वाला हुआ, उसमें इन्होंने क्या किया हाउस में, मेयर को सभी अधिकार थे, मेयर को सभी अधिकार हैं, चुने हुए काउंसलर्स हैं, उनके द्वारा मेयर चुना जाता है। मेयर को अधिकार होता है कि किस तरीके से प्रक्रिया होगी, किस तरीके से क्या होगा। आपने बिना किसी नियम के एक IAS अधिकारी को आपने अपॉइंट किया, वो भी LG साहब विदेश में हैं। विदेश से बैठ के रात को 10 बजे उन्होंने बोला कि रात को 1:30 बजे चुनाव होगा और आप लोग वोट करो। इस तरीके की व्यवस्था है। चंडीगढ़ का चुनाव कोई भूला हुआ है क्या? कल जो इन्होंने दिल्ली में किया, इसी का एक अलग रूप उन्होंने चंडीगढ़ में किया, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय जब सवाल कर रहे थे सबको दिख रहा था कैसे वोटों में इन्होंने हेराफेरी की। तो ये लोग संविधान को और लोकतंत्र को मानने वाले लोग नहीं हैं। और इन सब से खतरा हर एक व्यक्ति को है, समाज को भी है, जातियों को भी है, धर्मों को भी है, सबसे इनको खतरा है। क्योंकि इन लोगों का सिर्फ एक मकसद है, पूंजीपतियों को और अपने दोस्तों को बड़ा करो, पूरा देश जाए गर्त में, सत्ता की कुर्सी को कैसे भी हथिया के ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बने रहो। उसके लिए इनके पास कोई सिद्धांत नहीं है। ये पूरे देश को, हिंदू और मुसलमान को लड़ाएंगे पूरे देश में और लोगों को बोलेंगे कि तुम तलवार उठाओ, जाओ धर्म की रक्षा करो, और ये अपने लड़कों को बोलेंगे तुम लोग जाओ वहाँ शेखों के साथ धंधा करो। तो इनका कोई अपना वजूद नहीं है। जी, एक जोश, युवा जोश जो होना चाहिए वो आप में झलकता है सर्वेश जी, और पार्टी में इसकी बहुत ज़रूरत भी होती है, राजनीति में खासकर बहुत ज़रूरत होती है, जो दिखाई देती है आप में भी, आपकी पार्टी में भी। और फाइट बैक जैसे आपकी पार्टी ने की है, खासकर 3 नेता जो जेल के अंदर थे वो बाहर आए, और उसके बाद से जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी ये भी फाइट कर रही है वो तारीफ़ के काबिल तो है ही, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। और उसमें आप जैसे युवाओं का साथ अगर मिलता है पार्टी को तो आगे बढ़ते ही हैं, वो दिख रहा है। अगला चुनाव जो है वो सामने है और आप बता रहे हैं कि उसकी तैयारियां पूरी हैं, तभी तो कह रहे हैं कि नवंबर में चुनाव करा दो। और लेकिन एक LG के साथ और CM के बीच जो द्वंद्व रहा है शुरुआती, ये सब क्या अब समाप्त होते हुए नज़र आता है या अभी भी वो चल ही रहा है? क्योंकि उस समय अरविंद केजरीवाल जी थे, अभी आतिशी हैं, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, अब आप वैसे उसको थोड़ा एक अलग परिदृश्य में देखें कि अब अंग्रेज़ों से मुकाबला हमारा चल रहा था, हम इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने में लगे हुए थे। तो एक दिन उनको भी अपना सब बोरिया बिस्तर ले जाकर समेटना ही पड़ा, तो इनको भी अपना बोरिया बिस्तर लेके समेटना ही पड़ेगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी एक मकसद के साथ हैं, जनता के लिए काम करते हैं, जनता के साथ एक सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम लेकर आते हैं कि जो दूसरों के लिए उदाहरण होता है। मतलब आप ये समझिए कि कोई ये समझता था कि जैसे आप
पिज्ज़ा की और जैसे आप बर्गर की डिलीवरी आपके घर पे होती है, वैसे गरीबों के राशन का डिलीवरी उनके घर पे होगा। वो अरविंद केजरीवाल ने जिन्होंने सोचा, वो अरविंद केजरीवाल ने जिन्होंने सोचा कि अगर स्कूलों को हमें सही करना है, अगर स्कूलों की हालात ऐसे कर दो कि लोग सरकार प्राइवेट स्कूलों से नाम कटाकर सरकारी स्कूलों में भर्ती करें, वो अरविंद केजरीवाल जी हैं जिन्होंने ये सोचा कि यार स्कूलों की ऐसी कर दो कि इनकी वीडियो और इनकी फोटो पार्टी के सब कार्यकर्ता दिखाएं। इस देश के किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत है कि अपने आगे स्कूल दिखा के वोट मांग ले? अरविंद केजरीवाल सिर्फ ऐसे एक आदमी हैं। आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका कार्यकर्ता, जिसका नेता सीधे तौर पे स्कूलों की वीडियो और फोटो दिखाता है और ये कहता है कि ये देखो, ये आपने हमें वोट दिया था और इन वोट पे हमने ये स्कूल बनाया है जिसमें लिफ्ट भी लगा है, जिसमें स्विमिंग पूल भी लगा है, जिसमें एकेडमिक्स परफॉर्मेंस भी ज़्यादा है, और अब आप हमें वोट दो। तो एलजी साहब को समझना पड़ेगा कि जब इतने दिमाग वाले, इतने संघर्ष वाले, इतने जुनून वाले, अर्जुन की तरह मछली की आंख पे लक्ष्य रख के चलने वाले नेता से आप मुकाबला कर रहे हो, तो आपको आज नहीं तो कल बोरिया बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। यहाँ के जो लोग हैं हमारे संविधान में आस्था रखते हैं, तो आपकी विदाई कर देंगे, आप आराम से सुकून से चले जाइएगा। जी, बहुत सारी बातें आपसे हमने की और इसमें बहुत कुछ आने वाले समय में बात करने के लिए बाकी भी है, जिस पे बात करेंगे, चूँकि समय की कमी है और इस चर्चा को ख़त्म करने की अनुमति चाहूँगा। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका कि आपने सर्वेश जी बहुत कुछ ओपनली विस्तार से बताया। और कई लोग, कई पॉलिटिशियंस को देखता हूँ बहुत सारी बातें दबाने छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप जिस बुलंदी के साथ बातों को रखते हैं वो उसके लिए आपका शुक्रिया कि आपने इतना समय भी निकाला और आपने अपनी बात यहाँ रखी, बात की आपने। नहीं, धन्यवाद है आपके चैनल का। और मैं कहूँगा भी कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग भी युवाओं को बुलाइए, और युवा अगर इस देश में नहीं बोलेगा, आउटस्पोकन नहीं होगा, तो फिर और किसी का मतलब है नहीं। और इस देश में मैं कहता हूँ कि थोड़ा आज का जो युग है वो बहुत ही तकनीकी युग है, तो उसमें जब हम बात कर रहे हैं कि 18 से 35 साल के युवाओं की हिस्सेदारी क्या है, जब हम वर्किंग आवर्स पे बात कर रहे हैं, जब हम जेंडर सेंसिटिवनेस पे बात कर रहे हैं, जब हम सामाजिक भागीदारी को और ज़्यादा सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे दौर में बहुत ज़रूरी है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे और ज़्यादा युवा आएँ। आपने मौका दिया, इसके लिए आभार। और आगे भी मैं चाहता हूं कि आपका चैनल पर जैसे हम लोग और दूसरी चीज़ें सुनते रहते हैं, और भी अच्छी चीज़ें सुनते रहेंगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आप समय निकालते रहिए और हम ऐसे ही बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे, अभी देख रहे थे सर्वेश जी, सर्वेश मिश्रा, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, जिनसे बिल्कुल दो टूक बातें हो रही थी, खुलकर चर्चा। और इस चर्चा में राजनीति में युवा और युवाओं का रोल, उसके साथ साथ मीडिया, समाज, इन तमाम विषयों पे बहुत अच्छी चर्चा हुई। और ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।